हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा यानी कि बिहार दरोगा अवर निरीक्षक पुलिस जो एसआई का आपका एग्जाम 23/4/2008 को हुआ था। उसके जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेके आए हैं। यह वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चनों को कवर करें, लेकिन देखता हूं कितना कवर हो पाता है। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पे पहली बार है तो अपना एक सपोर्ट दे करके मेरा हिम्मत बढ़ाइए। ठीक है दोस्त, सो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम समान अध्ययन को ले लेते हैं। समान अध्ययन के बाद में हम अलग अलग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्त, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन में कहा गया है बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होती है। तो दोस्त देखिए, अभी ये जो पेपर हुआ है जनगणना 2011 से पहले की बात है, तो इसलिए इसमें शायद क्वेश्चन आपको 2011 के जनगणना का नहीं मिलेगा, 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये जो है बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि कार्य की जाती थी, तो लगभग 60% क्षेत्रफल कृषि कार्य की जाती है। अब हम बात करें दोस्त कि बिहार की मुख्य फसल क्या है, तो देखिए दोस्त, बिहार की मुख्य फसल जो है वो चावल हो जाएगा। और फल में अगर बात करें तो लीची हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो लीची हो जाएगा। और देखिए दोस्त, बिहार में लगभग 93.60% जो होती है, इतना लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य की जाती है। ठीक है दोस्त, अब देखिए बिहार में जो होती है लगभग 56.16 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य की जाती है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल का लगभग इतना परसेंट यानी जो 93.60% जो है भूमि, इसमें मात्र 56.16 यानी कि कितना परसेंट दोस्त? 56.16 लाख हेक्टेयर पर ये जो होती है कृषि कार्य होती है। सो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पे आते हैं आपका। भारत के महान न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो जैसा कि आपको पता है, इसके आंसर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो हटा सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतना है, क्योंकि इसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं। कितना जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारत का राष्ट्रपति कितना में, अनुच्छेद कितना में है? ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन में है बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है, यानी 2001 के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो दोस्त 2001 के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो 47.53% है। वहीं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 61.8% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है। तो ये तो सबको जानता है कि ध्यानचंद्र जो है भारतीय हॉकी से संबंधित है। ठीक है, भारतीय हॉकी खेल से संबंधित है। ये देखिए दोस्त, ये भूतपूर्व एक कप्तान भी रह चुके हैं हॉकी के। ठीक है दोस्त, और ये जो है ये 3 बार, कितने बार दोस्त? 3 बार जो है ओलंपिक में, ये किसमें ओलंपिक में क्या जीते थे? तो स्वर्ण जीते थे। ये इन्होंने इतिहास रखा था और इन्हीं की देन है जो हॉकी को भारतीय राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो जैसा कि आपको पता है कि शेरशाह के बचपन का नाम जो था फरीद था। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें शेरशाह ने 1540 ईस्वी में किसको हराया था, तो 1540 ईस्वी में दोस्त इन्होंने, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था दोस्त? तो हुमायूं को हराया था। और हुमायूं जो था वो हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर महान के नाम से जाना जाता है। दोस्त, आप अकबर महान के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वो कौन कौन थे उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्त, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए दोस्त, यहाँ पे राज्य लगा दिया है
तो यहाँ पे केंद्र नहीं लगाया है। अगर केंद्र लगाता तो वहां पे कौन हो जाता, लोकसभा। लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे दोस्त विधानसभा हो जाएगा। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति नहीं होगा या लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा। यहाँ पे विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य विधानसभा के प्रति होता है। तो विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और जो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री जो होते हैं ना दोस्त, तो मंत्री की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर यानी चीफ मिनिस्टर के सलाह पर कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर मतलब राज्यपाल करते हैं, इतना याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ में अनुबंध किया है। तो दोस्त ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ऐसे लगा लीजिए, ये जो हो जाएगा तंतिया कंस्ट्रक्शन के साथ में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जूट के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है दोस्त, ये बिहार में जो है कटिहार सबसे आगे है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर कटिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर जूट की खेती की जाती है। कितने पे, तो 16 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पे जूट की खेती की जाती है। ठीक है दोस्त, अब सर्वाधिक जूट का उत्पादन में कटिहार अपना हो जाएगा। कटिहार किस में है, तो बिहार राज्य में है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो दोस्त ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो कुंवर सिंह है वो आरा से 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये जो है 1857 की जो क्रांति है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, और बाबू कुंवर सिंह की अगर बात करें, यह आरा जिला से ये नेतृत्व प्रदान किए थे। 1857 की जो क्रांति है अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुआ था और इसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के कदम उठाया था। इसमें हिंदू और मुसलमान जो होते तो ये सभी मिल करके अंग्रेजों को भगाने का, भारत से भगाने का काम किए थे। ठीक है दोस्त, और इस पे अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत भी है, आप एक आध दो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपका 10 नंबर में नवनिर्मित यानी नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे। तो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाएगा अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्त आपको बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौवे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है दोस्त, अब देखिए अमर्त्य सेन, तो इसे अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। जो अर्थशास्त्र होता है, एक बताइए अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें उस किताब को किसने लिखा। तो ये जो किताब है ये चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम जो है विष्णुगुप्त भी है, और ये घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ भी दिए थे। ठीक है दोस्त, अगर इसमें बात करें हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये क्या थे, अभी आपको बताया है ना, 11वें प्रेसिडेंट थे। तो कौन से प्रेसिडेंट थे, 11वें नंबर के ये प्रेसिडेंट थे। और एक महान क्या थे, वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाता है। इसे मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, आप ऐसे जानते हैं ना, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी, तो 5वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी दोस्त, तो 5वीं सदी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था दोस्त, तो कुमार गुप्त ने किया था।
ठीक है दोस्त। और जो है ये कुमारगुप्त ने और इसका विध्वंस भी कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था दोस्त? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये खिलजी जो खिलजी है बख्तियार खिलजी इसी ने किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। अब देखिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बात करें कि अभी जो है 2014 में भारत सरकार के द्वारा उसी क्षेत्र में जो यानी नालंदा है विश्व स्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अभी जो है वर्तमान समय में की गई है। ठीक है, वर्तमान में विजय जो है विजय पांडुरंग भटकर इसके चांसलर थे। ठीक है, चलिए दोस्त इस क्वेश्चन से आपको इतना मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, आपका 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्त, भारत की महान्यायवादी, अभी इससे पहले आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। देखिए कितना अच्छा बात है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ आ जाता है। देखिए भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है और यहाँ पे पूछा है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है। एक ही क्वेश्चन से मतलब एक ही व्यक्ति से दो क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आपको पता है दोस्त कि भारत के महान्यायवादी को हटा कौन सकता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति हटाता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। उसमें क्या है? ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगर हम सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे आप बताइए कि भारत का न्यायवादी कितने अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अगर हम बात करें 76 में तो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। उस 76 में यानी 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। अब देखिए दोस्त, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप देगा। ठीक है, एक बात बताइए दोस्त, जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग का नाम सुने ही होंगे हम। महाभियोग जो होता है तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यूएस से यानी अमेरिका से लिया गया है। अब दोस्तों बात करें महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है वह राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है आपका। तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो 14 दिन पहले तो सूचना दी जाती है, लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सभा से, या तो वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, किसी भी सभा से ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए उसके। तो दोस्तों अगर हम बात करें महाभियोग अगर किसी भी सभा में पास होना होता है तो पास होने के लिए 2/3 सदस्य जो उसमें है सहमति भर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है। लेकिन वहीं अगर दोस्त बात करें 1/4 जो 1/4 सदस्य जो है जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे यानी सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक किसी भी सभा में महाभियोग लाया ही नहीं जा सकता है। और इसके लिए सूचना देनी पड़ती है कितने दिन पहले दोस्त? तो 14 दिन पहले। तो आशा करते हैं कि आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 12 नंबर तो आपका हो गया। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति। अब देखिए दोस्त, उपराष्ट्रपति को देते हैं, अब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे देंगे? तो राष्ट्रपति को दे देंगे नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कहा गया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए दोस्त ये 2008 का क्वेश्चन है।
तो 2008 के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें 13 नंबर प्रश्न की, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी देखिए, अभी रामनाथ कोविंद का ऑप्शन तो दिया नहीं है इसमें, तो यहाँ पे आप ये करंट में रखिएगा। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति अभी जो है रामनाथ कोविंद भी नहीं है, और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये एक आदिवासी है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको बताना है कि प्रतिभा सिंह पार्टी कब बनी थी। अभी आपको राष्ट्रपति, और यहाँ पे 11वें एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, तो ये 11वें राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? तो ये भी करंट के क्वेश्चन है दोस्त, इसे आप देख लेंगे कि अभी वर्तमान समय में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम 15 नंबर, तो देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा इसका आंसर। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा 14 नंबर का 4 हो जाएगा, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये वो 2017 में शपथ लिया था। कौन लिया था? तो दीपक मिश्रा लिए थे। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा कि अभी कौन है, हीरालाल जेकानिया है शायद। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। पहले मतलब इसके संस्थापक मान लीजिए ए वो हुयूम थे। कौन थे दोस्त? ये वो हुयूम, यानी कि क्या नाम है इसका, ये हुयूम, और जो बह्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, आपका मतलब ये जो है 16 नंबर क्वेश्चन से आपको इतना मिला। ये हुयूम क्या थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और ये हुयूम को ही दोस्त, अगर हम बात करें कि ये हुयूम जो थे ना, तो ये हुयूम को क्या कहता है? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और इन्होंने ही, देखिए दोस्त, 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को ये क्या किए थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। और दोस्त बात करें हम, तो कांग्रेस के पिता भी इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एओ हुयूम को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त, जो शुरुआती नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम, मतलब जो स्थापना हुआ था उस समय क्या था? तो उस समय जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। अब ये चीज जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 17 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है दोस्त, वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। जो लॉर्ड डलहौजी थे वो व्यक्तिगत के सिद्धांत दिए थे। ठीक है दोस्त, कौन दिए थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति जो यही लाए थे। अब देखिए दोस्त, यही इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय उत्तराधिकारी जो होते थे ना, इनको प्रश्नों से निपटने के लिए इन्हें बनाया गया था, ये आए थे। ठीक है, और ये लॉर्ड डलहौजी थे 1948 ईस्वी में। ये इस मतलब ये क्या हुआ था, व्यक्तिगत सिद्धांत कब लाए थे? तो ये दोस्त 1848 में लाए थे। ठीक है, राज हड़प नीति इन्होंने ही लाया था। ठीक है, चलिए दोस्त अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त। तो लॉर्ड कैनिंग को कौन नहीं जानता है? तो भारत का प्रथम ये वायसराय हो जाएंगे। ये देखिए दोस्त, ये राजनीतिज्ञ थे। 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, यानी इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, तो उस समय ये क्या थे, गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। ठीक है, और 1858 में जो थे, 1858 में इन्हें प्रथम वायसराय बना दिया गया था। यानी प्रथम वायसराय कहे या फिर प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल का है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गवर्नर और जनरल, गवर्नर जनरल यही हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय यही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ट्राइबेकर शब्द। ट्राइबेकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ट्राइबेकर शब्द जो है वो आपका 2 और 3 दोनों से संबंधित हो जाएगा, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 20 नंबर में पूछा है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, प्राचीन नालंदा का, देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्त, इससे पहले अभी क्वेश्चन एक हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में लेकर के, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्त, किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। अब जिसकी स्थापना हुआ था दोस्त कब? तो 415 से 454 के बीच में इसकी स्थापना किया गया था। थोड़ा इसे साफ लिख देते हैं। कब हुआ था दोस्त? ये जो था 415 से 454 बीसी। बीसी तो समझते हैं ना क्या होता है, उसी समय में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। देखिए दोस्त, नालंदा शब्द जो है संस्कृत से बना हुआ एक शब्द है। यह जो है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर में देखिए क्या है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो देखिए दोस्त, मुंगेर उस समय, ये कब की बात कर रहा है, ये मुंगेर उस किसकी राजधानी हुआ करती थी? अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्त, तो मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखिएगा, मीर जाफर ने 1760 में, कब दोस्त? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। तो मीर कासिम को 1760 में जब नवाब बना दिया गया, तो वही मीर कासिम ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके 1760 में ही वो क्या कर दिया, यहाँ पे मुंगेर ला दिया था। ठीक है दोस्त, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो था मीर कासिम एक युग शासक बना था। अगर और इसके बारे में हम बात करें दोस्त, तो अंग्रेजों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कराने के लिए ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से, यानी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्त, मीर जाफर की राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। कहाँ थी दोस्त? तो मुर्शिदाबाद थी। अब देखिए, तो मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी को कहाँ कर दिया? तो मुंगेर कर दिया। कहाँ कर दिया दोस्त? तो मुंगेर कर दिया। अगर और इसके बारे में हम बात करें, तो 1762 ईस्वी में सभी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार इसने दिया था। किसने दिया था दोस्त? तो मीर कासिम ने दिया था। अब देखिए दोस्त, मीर कासिम, सिराजुद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने मिल करके, देखिए एक डेट है दोस्त, ये तीनों सेना ने मिल करके 22 अक्टूबर, कब दोस्त? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा। भले ही अंग्रेजों से हार गया, लेकिन एक युद्ध लड़ा जिसे हम कौन सा युद्ध कहते हैं? उस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं दोस्त? तो बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें किसकी विजय हुई थी? तो अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है दोस्त, आशा है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था?
तो गुरु गोविंद सिंह की अगर माता के नाम हम बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इनकी माता का नाम इनमें से कोई नहीं था, या ना ही बीबी जैला था, ना ही रानी दीदा था, ना ही कजरी देवी था। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप बीबीआई में इसे कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्त, गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के ये गुरु थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें दोस्त, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो बिहार की राजधानी है। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ कब था? तो अगर इनका बात करें हम, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, यह 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है दोस्त, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अब देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो तेग बहादुर था। ये तेग बहादुर के पिता थे। और इनकी अब माता के नाम जो था ना दोस्त, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। पिता, पिता सबसे जान लीजिए, पिता कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे? तेग बहादुर थे। तो इनकी माता का नाम, यही तो इम्पोर्टेंट है दोस्त, माता कौन थी? तो गुजरी थी। उनकी माता का नाम था गुजरी। तो देखिए दोस्त, क्या इस ऑप्शन में कहीं गुजरी का नाम है? कजरी है, रानी दीदा है, और ये सभी है। ठीक है, लेकिन गुजरी नहीं है। तो इनकी माता का नाम हो जाएगा गुजरी। ठीक है दोस्त, आशा है कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में। कहा गया है कि फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्त देखिए, फरीश्वर नाथ रेणु जो है, इनका जन्म जो था वह पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया मतलब बिहार के एक जिला है पूर्णिया, वहां पे हुआ था। दोस्त अगर हम फरीश्वर नाथ रेणु के बारे में बात करें, तो ये हिंदी भाषा का साहित्यकार थे। यानी ये हिंदी भाषा का क्या थी? तो साहित्यकार थी हिंदी भाषा का। ठीक है, अब देखिए, इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में तो हुआ था, ये तो आपको कंफर्म हो गया। इनकी शिक्षा भारत और नेपाल में होती, यानी कि कुछ शिक्षा भारत में यानी इंडिया में पाई, और कुछ शिक्षा जो है नेपाल में जाकर के इन्होंने पाई। अगर हम बात करें दोस्त कि रेणु की एक किताब है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किताब का नाम क्या है दोस्त? तो मैला आंचल है। क्या है दोस्त? मैला आंचल। अब देखिए दोस्त, ये मैला आंचल के बारे में इतना पूछा जाता है कि जिसका हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी ख्याति इनको प्राप्त होती, बहुत ही अधिक। और इनके लिए तो ये भी बात करें कि इनको इसी पुस्तक के लिए पद्मश्री, एक तो आप जानते हैं ये मैला आंचल के लिए इनको पद्मश्री, देखिए दोस्त, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था दोस्त? पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्त, आशा है कि आप 23 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं 24 नंबर में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्त, कामायनी पुस्तक है, इसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद है। ठीक है दोस्त, अगर हम जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें, तो यह जो है इस किताब की रचना जयशंकर प्रसाद ने किया था। इसे आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रातिनिधिक हिंदी महाकाव्य भी कहा जाता है। इस किताब को क्या कहा जाता है? ये सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य इन्हें कहा जाता है, कामायनी को। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दोस्त, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अभी इससे पहले हम अभी आपको इससे पहले बताए थे कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसकी है? तो कौटिल्य का है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, ये प्रधानमंत्री भी रहे थे, पीएम रहे थे। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या रहे थे? तो पीएम रहे थे। ठीक है दोस्त,
ये और इन्हीं की वजह से, कौटिल्य के वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराया था। अब देखिए दोस्त, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश से पहले किसका शासन हुआ करता था? तो मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था। दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और लगभग 30 मिनट पार कर चुका है। तो हम दोस्त यही कहेंगे आप सभी से कि अगले 26 से अगला वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा लगेगा और आप लोग भी इसे देखेंगे। तो हम फिर मिलते हैं इसके अगला वीडियो के रूप में। आप तब तक अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और हमें क्या सुधार करना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्त, अब तक अगर एक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपना एक सपोर्ट दीजिए। थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।